Hello students, in the last video we had discussed about the role of microbes in sewage treatment. Today we will discuss the role of microbes in production of biogas. First of all, what is biogas? Bio means living and gas means gas. Gas produced by the decomposition of products of living organism is known as बायोगैस. लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो हमें लिविंग मटेरियल मिलता है उसको बायोमास कहते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास गोबर है या ग्रीन लिविंग प्लांट्स हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं. ये जब डिकम्पोज होते हैं तो इनसे जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको बायोगैस कहते हैं. अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बायोगैस एंड हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड. बायोगैस इज़ बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ gases produced by the microbial activity on certain substances like cow dung. गाय का या बफेलो का जो गोबर होता है जब उसको डिकम्पोज किया जाता है उससे एक मिक्सचर ऑफ गैसेस निकलती है. उसी गैस को टर्म किया जाता है बायोगैस. और वो बायोगैस बाद में एज ए फ्यूल हम हीटिंग और लाइटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. कुछ बैक्टीरिया हैं जो एनएरोबिक कंडीशंस मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्रो करते हैं ऑन सेल्यूलोसिक मटेरियल. ऐसा मटेरियल जिसमें सेल्यूलोस होता है और सेल्यूलोस जो है अगर एनएरोबिक कंडीशंस में हो, मतलब किसी टैंक में अगर उसको जहाँ हवा नहीं जानी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं जानी चाहिए, तो वहाँ कुछ बैक्टीरिया डेवलप करते हैं और वो बैक्टीरिया लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन गैस अलॉन्ग विद हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और इसी गैस को बायोगैस कहते हैं. ये बैक्टीरिया जो है इनको कलेक्टिवली मिथेनोजेंस कहते हैं. They are called as methanogens in collection collectively या मिथेनोबैक्टीरियम भी इनको कहते हैं. वो बैक्टीरिया जो बायोमास को या ये जो प्रोडक्ट्स ऑफ लिविंग मटेरियल जो हैं उनको एनएरोबिक कंडीशंस में डिकम्पोज करते हैं और लार्ज क्वांटिटी में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं. ऐसे बैक्टीरिया को कलेक्टिवली मिथेनोजेंस कहते हैं या मिथेनोबैक्टीरियम कहते हैं. ये बैक्टीरिया कैटल के र्यूमन में भी पाया जाता है और अ लॉट ऑफ सेल्यूलिक मटेरियल प्रेजेंट इन द फूड ऑफ कैटल इज आल्सो प्रेजेंट इन द र्यूमन. गाय का जो रूमन है जहाँ से गाय जुगाली करती है, आपने देखा होगा कि गाय जब कुछ खाती है तो पहले वो स्टोर कर लेती है और उसके बाद जब वो आराम से बैठी होती है तो उसको वापस ला ला के मुँह में फिर चबाती है और फिर उसको अंदर ले जाती है. जब वो खा रही होती है तो उस वक्त वो थोड़ा बहुत सेमी सॉलिड बना के उसको अंदर एक अलग से एक पार्ट होता है उसमें स्टोर करके रखता है. मंकी जो है वो यहाँ पे स्टोर करके रखता है. तो लेकिन मंकी जुगाली नहीं करता है, लेकिन मंकी उसको रीयूज़ करता है. यहाँ पर गाय जो है या बफेलो है या गोट ले लेंगे या शीप ले लेंगे तो वो उसको वापस लाते हैं. वापस लाने के बाद मुंह में चबाते हैं. चबाने के बाद जो है उसको वो फिर ले लेते हैं. मतलब यही वजह है कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है ऐसे एनिमल्स में या स्पेशली कैटल में बहुत बढ़िया होती है. तो इनके र्यूमन में भी बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं. और ये जो
इसलिए कैटल से जो एक्सक्रीटा निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, जिसको हम गोबर भी कहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं और यही गोबर जो है हमें बायोगैस प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अब बायोगैस प्लांट को सिंपल तरीके से लगाया जा सकता है, कोई इसमें ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है। हम लोग अगर चाहें तो अपने अपने घर में, ख़ास तौर पे जिन लोगों के पास गाय भैंस ऐसे जो है कैटल रखे हुए हैं, तो वो अपने घर के लिए छोटा मोटा गैस का प्लांट लगा सकते हैं। उसके लिए क्या किया जाता है, एक टैंक सा बनाया जाता है, उस टैंक में एक फ्लोटिंग सा कवर रखा जाता है। फ्लोटिंग कवर, फ्लोटिंग इन द सेंस कि जब गैस बने तो वो ऊपर चला जाए, गैस नहीं हो तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाए। गैस के प्रेशर से वो जो है लिड उसका ऊपर जाएगा और साइड में एक होल रखा जाता है। जैसे ही गैस बनेगी उस होल से एक पाइप लगा के अपने सिलेंडर से लगाया हुआ है। और इसमें ध्यान रहे कि गोबर जो है पानी में डाल के उसको घोला जाता है, एक स्लरी सा बनाया जाता है, एक मसाला सा है, घोला जाता है। ऐसे डायरेक्ट गोबर नहीं डाला जाता है, गोबर में थोड़ा सा पानी डाल के किसी कढ़ाई में या किसी बर्तन में उसको जो है बिल्कुल घोला जाता है, एक स्लरी सी बनाई जाती है। उस स्लरी को जो है टैंक में डाला जाता है, उसमें जो है बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, बैक्टीरिया गैस प्रोड्यूस करते हैं। उस गैस के प्रेशर से जो फ्लोटिंग लिड है वो ऊपर जाता है, जैसे वो ऊपर जाता है तो होल ओपन हो जाता है, उस होल से पाइप लगी होती है और गैस जो है वो हमारे सिलेंडर में या डायरेक्ट हमारे घर में जो चूल्हा होगा उसमें आते रहते हैं। इस तरह से हम अपना प्रोडक्शन जो है हीटिंग और लाइटिंग पर्पस पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर लार्ज स्केल में ज़्यादा टैंक लगाया होगा तो हम सिलेंडर फिल कर करके इसको सप्लाई दे सकते हैं। ये गोबर गैस जो है इट इज़ ऑर्डरलेस, स्मेललेस होती है। लेकिन आप कहेंगे जी घरों में जो वो हमारे पास सिलेंडर से गैस निकलती है उसकी बड़ी फाउल स्मेल होती है, तो ये स्मेललेस कैसे होती है? तो बेसिकली ये जो बायोगैस है इट इज़ स्मेललेस, इसकी कोई स्मेल नहीं होती है। तो इससे एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होने लगे, तो फिर साइंटिस्ट ने ये सोचा कि क्यों ना इसके बीच में कोई ऐसा केमिकल डालें जिससे हमें पता चल जाए कि एक तो ये जो है इनविजिबल होती है, आँख से देखी भी नहीं जा सकती है, ट्रांसपेरेंट होती है। दूसरा जो है इसमें ये कोई स्मेल नहीं होती है। तो इसके बीच में एक अलग से केमिकल डाला जाता है जिसको मरकप्टान कहते हैं। उस मरकप्टान की वजह से बायोगैस को स्मेल होती है, अपनी स्मेल उसको नहीं होती है, और उसी से हमें डिटेक्ट हो जाता है कि सिलेंडर हमारा कहीं लीक कर रहा है। जब गैस हमें प्रोड्यूस हो गई तो उसके बाद जो गोबर नीचे सेडिमेंटेशन में बैठ जाता है प्लांट में, उसको फिर निकाला जाता है बाहर और उसको एज ए फर्टिलाइज़र यूज़ किया जा सकता है। आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि अगर जी हम गोबर को हम गोबर गैस निकालने के लिए प्रोड्यूस करने के शुरू कर देंगे तो हमारे खेत में गोबर नहीं पड़ेगा तो फसल कम हो जाएगी। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, गाय का गोबर 1 साल के बाद अपना इफ़ेक्ट करता है, भैंस का गोबर 3 साल के बाद इफ़ेक्ट करता है। लेकिन ये जो प्लांट से गोबर गैस निकालने के बाद ये जो पीछे नीचे स्लज रह जाता है, इसको अगर हम यूज़ करेंगे तो ये तुरंत एक्ट करता है, ये इमिडिएटली जो है प्लांट्स को न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। तो हमें एक तीर से बहुत से शिकार हो गए। एक तो गोबर फर्टिलाइज़र के तौर पे इमीडिएट एक्ट करेगा, खेत में डालेंगे और फसल हमारी अच्छी होगी। दूसरा, हमारे पास जो इस वक्त गैस की महामारी चल रही है, मारामारी चल रही है, उसकी किल्लत को भी हम पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा जब हमारे पास कीड़े मकोड़े जो हैं फसलों पर आ जाते हैं तो हम दवाई का छिड़काव करते हैं। दवाई के छिड़काव से फसलें भी ख़राब होती हैं, फूड पॉइजनिंग भी होती है, वाटर पॉल्यूशन भी होता है, सॉइल भी डिग्रेड होता है। तो लेटेस्ट टेक्निक क्या चली है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल। जिस खेत में चूहे हों तो चूहों को ओवल खाता है उल्लू, और एक उल्लू जो है 1 साल में 20,000 रैट्स खा लेता है।
तो इसी तरह से अगर हमारे पास रैट्स ज़्यादा हो जाएंगे, अगर हमारे पास ओवल होंगे तो ओवल उनको चेक करेगा, उनको खा लेगा, तो हमारी फसल बच जाएगी, ओवल का पेट भर गया। सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं कि उनको अगर हम जहरीली दवाइयाँ छिड़काव करेंगे, पैसा भी लग रहा है, फसल भी तबाह हो रही है, फूड पॉइजनिंग भी हो रही है, एडल्ट्रेशन भी हो रही है, सॉइल पॉल्यूशन भी हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे बर्ड्स तैयार करें, जैसे आपने देखा होगा जब खेत लगाते हैं तो गटारियाँ वगैरह चिड़ियाँ जो है पीछे पीछे आते रहती हैं, जो मोटे मोटे कीड़े हल लगाने के बाद खेत से निकलते हैं वो चुन के खा जाते हैं, तो उनका पेट भर गया, हमारी फसल बच गई। तो ऐसे ही लेडी बर्ड है, वो एफिड्स को कंट्रोल करती है, मतलब इसको बोलते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है कि वो बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे काम करते हैं। मीन्स हमें किसी दवाई या किसी चीज़ का छिड़काव नहीं करना पड़ता। सिमिलरली ड्रैगन फ्लाई है, इसको हम मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। बैसिलस थुरिंजिनेसिस ये जो है इंसेक्ट्स को कंट्रोल करती है। ट्राइकोडर्मा जो है ये रूट सिस्टम को कंट्रोल करती है फ्रॉम पैथोजेंस। बैक्यूलो वायरसेस जो है ये इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स को चेक करती है। सिमिलरली और बहुत से इंसेक्ट्स हैं जो ये मतलब बायो कंट्रोल करते हैं। अब माइक्रोब्स को बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिज्म, अब बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब खाद नहीं हो गया, बायो फर्टिलाइज़र का मतलब ऑर्गेनिज्म ही हो गया। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हमारी फसल को बढ़ाते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल है जितने भी फलीदार पौधे हैं लेगुमिनस प्लांट्स से, उनके रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं और नोड्यूल्स में बैक्टीरिया रहते हैं, तो प्लांट उनको रहने के लिए शेल्टर देता है और वो बैक्टीरिया जो है वो प्लांट के लिए फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्रेट में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो है बैक्टीरिया प्लांट को न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तो इसको हम बायो फर्टिलाइजर्स कह देंगे। और ये लेटेस्ट टेक्निक है कि अगर हम अपनी फूड प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, फूड पॉइजनिंग से बचाना चाहते हैं, वाटर पॉल्यूशन को बचाना चाहते हैं, साइल को डिग्रेड होने से बचाना चाहते हैं, तो बेस्ट मेथड हमारे पास बायो फर्टिलाइजर्स है। जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं, जैसे राइजोबियम है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है सिम्बायोसिस में रहता है लेगुमिनस प्लांट्स में, फ्री लिविंग में भी रहता है, जैसे एज़ोटोबैक्टर एंड एज़ोस्पिरिलम। सिमिलरली कुछ फंगीज हैं जो सिम्बायोसिस में रहते हैं, जैसे माइक्रोरिजा है जीनस ग्लोमस में, ये प्लांट के लिए फास्फोरस और वाटर एब्जॉर्ब करता है और प्लांट उसको रहने के लिए जगह देता है। सिमिलरली साइनोबैक्टीरिया है, ये सिम्बायोसिस में रहते हैं, जैसे एनेबीना इन एजोला, और फ्री लिविंग भी हैं नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी एक्स्ट्रा। तो दिस वाज ऑल अबाउट माइक्रोब्स इन द ह्यूमन welfare, and with this this chapter gets completed. Thank you very much.